Hello, everyone. This is Dr. Saud Malik here, and I'm presenting a very important physics session over here that is the kinematics and mechanics. So, students, as you know, that this is one of the important chapter, and this unit is very old kind of the concept in the field of the physics. So, let's begin it, and without wasting any time, and we will come to the point. शुरू करते हैं एक इंट्रोडक्शन के साथ सबसे पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे वर्ल्ड में हमारे चारों ओर अलग अलग प्रकार की ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं एंड ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर बेसिकली इनटू स्टेट्स मे बी दे आर मूविंग और मे बी दे आर नॉट मूविंग मींस इन रेस्ट और इन मोशन दोनों ही टाइप की इनकी से स्टेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इस सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है सो लेट्स कम टू द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल एज यू नो ऑल दैट ऑब्जेक्ट का रेस्ट में होना और ऑब्जेक्ट का मोशन में होना दोनों बातें डिफरेंट हैं और दोनों को समझने के लिए अलग ब्रांच अलग स्ट्रीम फिजिक्स के अंदर मौजूद है सो लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच एंड इस ब्रांच में हम किसी ऑब्जेक्ट की रेस्ट या उसकी मोशन स्टेट की स्टडी करते हैं with the cause of that particular thing and obviously that is some kind of force you know well हमारे दुनिया में कोई भी चीज जो मौजूद है फॉर एग्जाम्पल आप अपने चारों ओर अभी अगर देखें तो you will see that there are many things around you like a book is on your table and a chair just next to you or your cupboard is right in front of you your study table is right in front of you ये सारी चीजें आप जानते हैं कि एक ही कंडीशन में मूव कर सकती हैं जब इनके पास एक अनबैलेंस फोर्स एप्लीकेशन होगा सो स्टूडेंट्स मैकेनिक्स डील करती है कंडीशन ऑफ रेस्ट और मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्वियसली हम इसको फर्दर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं सो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को डीप एनालाइज करने के लिए बिकॉज जब तक हम किसी टॉपिक के बेसिक मीनिंग को नहीं समझते हैं तो दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड सम एडवांसमेंट इन दैट सो स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन रेस्ट और मोशन दैट इज नोन एज द मैकेनिक्स जिसको हम फर्दर अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड कर सकते हैं So, if you will take a look to that branch, one of that branch is the statics. Statics. That is the study of object, and definitely that is study of object in rest or in equilibrium. Study of object in rest, study of object in rest or equilibrium. So one more question is over here. Why this equilibrium word is coming? Because equilibrium is such a kind of condition in the physics, particularly in the kinematics, when the forces applied on an object are equal. For example, this object is facing two different forces, F and F dash, and both of them are equal. So obviously, this body will not move from its place. इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं ऑब्वियसली ये विजुअली तो हमें बॉडी रेस्ट में ही दिखेगी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स बट इन रेस्ट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बिल्कुल नहीं होगा सो बोथ कंडीशंस की जो स्टडी है इसको हम स्टैटिक्स की ब्रांच में करते हैं लेकिन जब ये सब्जेक्ट काइनेमैटिक्स में कन्वर्ट होता है स्टूडेंट्स सो काइनेमैटिक्स इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट काइनेमैटिक्स मींस आप यहां पर किसी बॉडी की मोशन की स्टडी करेंगे लेकिन कॉज को आप कंसीडर नहीं करेंगे सो डेफिनेशन इज वेरी इजी स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन ऑलराइट विदाउट विदाउट कंसीडरेशन ऑफ cause of it
वट एवर इज द कॉज, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स है, मल्टीपल फोर्सेस हैं, वट एवर. But if you are not taking a look of them, you are not considering them, such kind of situation is known as the kinematics study. All right. Once you are adding this thing, that will be considered as dynamics. So this is the third sub branch of the mechanics in which you are doing a study of object in motion, but that time you are going with consideration of causes. Consideration of causes. So, in brief, this all is about the understanding of the kinematics and mechanics and other sub branches of that. Now, let's come to the point. If a body is you are studying, for example, a body you are considering around you, so obviously you will say that whether it is in the motion or it is in the rest state. So an object is visible around you in two form or in two states. All right, that may be the rest or maybe the motion. Now these two things we will clear first of all. What is the meaning of that? If you are talking about the rest, obviously, for example, I'm sitting over here, you are sitting over there, and after passage of the time, जब समय बीत जाता है, कुछ समय बीतने के बाद आप अपनी सराउंडिंग्स में महसूस करते हैं दैट योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग्स. इट मींस दैट मैं जो कहना चाहता हूं ये है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सोफा है, दैट इज योर सराउंडिंग. आपके आसपास एक स्टडी टेबल है, ये आपकी सराउंडिंग है. इफ यू आर इफ यू आर ऑब्जर्विंग दैट इन चीजों के रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन नहीं बदलती है, that is as it is after passage of the time, you will say that you are in rest. But what about if the things are staying at the same place but you are moving from there? Obviously आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, आपकी रिस्पेक्ट में जो भी चीजें आसपास मौजूद हैं उनके कंपैरिजन में. सो आप कह सकेंगे कि आप मोशन में हैं. तो रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन यहां से क्रिएट होती है. रेस्ट के बारे में हम कह सकते हैं, if a body if a body does not change its position with respect to its surrounding after passage of the time. All right, hope आप लोगों को ये बात क्लियर हो रही होगी. And if you are studying motion, you will say that body will changes position with respect to time, with respect to surroundings after passage of the time. So that is very important कि हम किसी बॉडी की रेस्ट और मोशन की स्टेट को पहले पहचानें. एक इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को जरूर सीख लेनी चाहिए कि रेस्ट एंड मोशन ये दोनों फिनोमिना एक दूसरे से रिलेटिव टर्म्स हैं. हाउ पॉसिबल? इट मींस जैसे एक एग्जांपल यहां हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक ट्रेन के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं एंड देयर आर सो मेनी पीपल इनसाइड द ट्रेन. आपके साथ साथ वो आपके कोच में बैठे हैं. अगर आप एक दूसरे को देखते हैं तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि आप लोग चलती हुई ट्रेन में होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रेस्ट में नजर आ रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के बीच में कोई चेंज पॉसिबल नहीं हो रहा है. लेकिन आप लोगों को जब बाहर से एक व्यक्ति ऑब्जर्व करता है तो वो आपको चलता हुआ महसूस करता है. सो इट मीन्स दैट रेस्ट और हमारा मोशन एक दूसरे के साथ रिलेटेड टर्म्स हैं. ऑलराइट, एंड वन मोर थिंग आपको सीख लेनी चाहिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए आपको अपनी सराउंडिंग में जरूर कोई ना कोई चीज को एक रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके घर के बाहर एक गाड़ी खड़ी है, कार खड़ी है, एंड यू वांट टू नो दैट कि वो गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है, तो आप उसको अपनी सराउंडिंग में ऑब्जर्व करते हैं.
और सराउंडिंग में आप कोई ना कोई एक स्पॉट ऐसा रखते हैं जिस स्पॉट के ऊपर आपका ध्यान रखते हुए उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। ये जो स्पॉट हम डिसाइड करते हैं किसी मोशन और रेस्ट की स्टडी को ऑब्जर्व करने के लिए, इसको हम लोग एक रेफरेंस पॉइंट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है स्टूडेंट्स? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट रेस्ट में, हमारी दुनिया में, हमारे स्पेस में, हमारे यूनिवर्स में कोई भी चीज मौजूद नहीं है। एवरीथिंग इज इन द मोशन। अगर हम उनको ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो हमें किसी ना किसी चीज को एक रेफरेंस पॉइंट के साथ, एक रेफरेंस पॉइंट को चूज करके उसके बाद उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सो पूरे यूनिवर्स में स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट है ही नहीं, इसलिए हमें रेफरेंस पॉइंट कई बार बनाने पड़ते हैं। इसके साथ साथ हम एक अंडरस्टैंडिंग यहां पर और कर लेते हैं, दैट इज अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसी सिचुएशन है जो फिजिक्स में हमारी काफी मदद करने वाली चीज है। अगर किसी चीज को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ट्रक को ऑब्जर्व कीजिए, और वो ट्रक अगर एक इतना लंबा डिस्टेंस ट्रेवल करे जिसकी लंबाई उस ट्रक से कहीं ज्यादा हो, मींस इफ आई एम सेइंग दैट एक ट्रक है जिसकी लंबाई फॉर एग्जाम्पल 10 मीटर है, लेकिन ये ट्रक जब 10 मीटर की बॉडी है इसकी, और उसके द्वारा जो ट्रेवल किया गया डिस्टेंस है, अगर वो 250 किलोमीटर है या 2500 मीटर है, 2500 मीटर है, इन दैट कंडीशन आप कहेंगे कि ट्रक तो एक छोटी सी वस्तु जैसा ही नजर आएगा। दैट विल बी लाइक अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट in comparison to the distance traveled. So, in that case, we will consider that whole truck as a point object. All right. So, I hope आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक नेक्स्ट सेशन में। सी यू देन, बाय।